हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है। पीडीएफ जो आपको दी जाएगी उसे आप कॉपी में जैसे भी आप बनाना चाहो वैसे बना लेना। अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो मैं दूं उसे आप ऐसे कैसे कॉपी कर लेना। बाकी जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं तो वहाँ पे आपको नोट्स लिखवाई दूंगा, ठीक है। फिर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज दी जाएगी जिससे आपकी उस टॉपिक के ऊपर कमांड अच्छी हो जाए। वो मैं सब दे दूंगा आपको बना के आपके लेवल के हिसाब से, क्योंकि मैंने कहा है अगर आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी चलना पड़ेगा, तभी आपकी केमिस्ट्री की जो नींव है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। ऐसा ही फिजिक्स में होने वाला है, ऐसा ही बायोलॉजी में, ऐसा ही मैथमेटिक्स में। क्लियर है? आप सीधा नहीं कि आपने सीधा जंप मार लिया और आप सीख गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप थोड़े थोड़े टॉपिक को सीखो, उसके एप्लीकेशन पार्ट को सीखो, फिर आपका अपने आप ही कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। चलो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जो बात कर रहे थे पिछले वाले लेक्चरों में वो बात कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। यानी हम जो चर्चा कर रहे थे वो रासायनिक संयोग के नियमों की चर्चा कर रहे थे, और वो नियम मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। शायद आपको समझ में आ भी गए होंगे। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, ये मैंने आपसे कहा। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एटम के बारे में, और हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल के बारे में। मैंने कहा था अणु क्या होता है, किसी भी रासायनिक विक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटा सा छोटा कण क्या कहलाता है, अणु। और मैंने कहा था कि रासायनिक विक्रिया में अणु अपने एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। फिर हमने मॉलिक्यूल के बारे में बात की, तो मॉलिक्यूल की जो आपके पास गलत फहमी थी उसे मैंने दूर करने की आपको कोशिश की कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मैंने कहा था मॉलिक्यूल हमेशा ये नहीं होगा कि जब दो एटम आपस में जुड़ेंगे तभी ही मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फ्री एटम भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है। उसके लिए मैंने परिभाषा आपको क्या बताई थी कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जो मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व रखता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन स्टेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी परमाणु या परमाणुओं का समूह जो मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व रखता है उसे हम अणु कहते हैं। फिर मैंने आपसे कहा, जैसे हाइड्रोजन के बारे में बताया आपको मैंने, ऑक्सीजन के बारे में बताया कि हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व नहीं रखता, ये पाई जाती है H2 में। तो H2 को आप मॉलिक्यूल बोलोगे, H को आप मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे। मैंने कहा ऑक्सीजन फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं होता, ये पाया जाता है O2 में, तो आप O2 को मॉलिक्यूल कहोगे, O को मॉलिक्यूल नहीं कहोगे, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होमो एटॉमिक जिसमें एटम सेम हो, एक होता है हेट्रो एटॉमिक जिसमें एटम क्या हो, डिफरेंट। फिर मैंने कहा था किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी मान लो आपके पास CO है, मान लो आपके पास CO2 है, मान लो आपके पास NO2 है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम उपस्थित होते हैं वो उस मॉलिक्यूल कहलाती है एटोमिसिटी। क्या कहलाती है भाई? एटोमिसिटी। उसे बोलते हैं हम परमाणुकता। क्या बोलते हैं उसे? हम हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता। यानी किसी भी अणु में कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं वो उस मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है भाई? परमाणुकता। जैसे मान लो CO2 में दो एटम तो ऑक्सीजन के हैं और एक एटम कार्बन का है, तो इसकी परमाणुकता जाएगी हमारे पास 3। जैसे मान लो CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, इसमें देखो 1 2 3 4 3 7 और 1 8, टोटल 8 एटम है। तो 8 क्या है इसकी? एटोमिसिटी। जैसे मान लो अपने पास आ गया C6H12O6, ग्लूकोज बोलते हो आप, शुगर। तो देखो 6 एटम तो ये हो गए, 12 ये हो गए और 6 हो गए, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 एटम्स हो गए। मतलब 24 एटम क्या है इसकी? एटोमिसिटी। यानी किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उसकी परमाणुकता। यह बात मैंने डिस्कस कर ली थी। हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम चर्चा किसी कर रहे थे भाई? हम चर्चा कर रहे थे एटॉमिक मास एंड, मैंने यहां पे और नहीं लगाया है, मैंने लगाया यहां पे एंड। एंड का मतलब जो लिखने वाला हूं वो इससे अलग है भाई। और वो क्या था भाई? एटॉमिक वेट। इसे बोलते थे हम रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे हमने क्या बोला था? रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा करेंगे एटॉमिक मास की, और हम चर्चा करने वाले एटॉमिक वेट की। मैंने आपसे कहा था कि एटॉमिक मास एक अलग यूनिट है और एटॉमिक वेट एक अलग यूनिट है। ये दोनों सेम नहीं होती। विद्यार्थियों को प्रॉब्लम यही रहती है, वो एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट समझ जाते हैं और एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास समझ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कहा था एटॉमिक मास की यूनिट होती है भाई
इसमें यूनिट पाई जाती है, जबकि एटॉमिक जो वेट है वो यूनिट लेस होता है। यानी ये तो इकाई रहित होता है और इसकी इकाई होती है। मतलब अगर आपके पास किसी कंपाउंड मतलब किसी भी एलिमेंट पर अगर यूनिट लगी हुई है तो वो एटॉमिक मास है, अगर नहीं है तो वो क्या है, एटॉमिक वेट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन के बारे में, मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन जो है उसके मैं 1 की बात कर रहा हूं। अगर मैं ओनली फॉर ओनली 1 की बात कर रहा हूं तो ये क्या दिखा रहा है भाई, एटॉमिक वेट को। मैंने कहा कि हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं 1 ग्राम की, अगर मैंने 1 ग्राम लिख दिया तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एटॉमिक मास की। एम फॉर एटॉमिक मास और एडब्ल्यू मतलब एटॉमिक वेट। यानी अगर आपने इकाई नहीं लगाई है तो शायद आप एटॉमिक वेट की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इकाई लगा दी तो आप किसकी बात कर रहे हो भाई, एटॉमिक मास की। यानी मास के अंदर यूनिट होगी लेकिन वेट के अंदर कोई यूनिट नहीं होगी। अब वो यूनिट क्यों नहीं होती है वो डिस्कस कर लिया जाएगा अभी आपसे, लेकिन पहले आप ये समझो कि एटॉमिक मास में तो यूनिट पाई जाती है और एटॉमिक वेट में किसी प्रकार की कोई यूनिट नहीं पाई जाती। क्लियर है? अब मैं डिस्कस करूं एक एक टॉपिक को कि एटॉमिक मास तो क्या है और एटॉमिक वेट है क्या। सबसे पहले बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की। मेरा मोटिव आपसे ये रहेगा कि आप एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए भाई, ताकि आगे जाके शायद आपको कोई प्रॉब्लम केमिस्ट्री में तो ना आए। सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं एटॉमिक मास के बारे में। तो मैंने कहा था एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 एलिमेंट। यानी एक परमाणु का जो भार है उसे बोला जाता है उसका एटॉमिक मास। इसे परमाणु भार बोलते हैं नहीं हिंदी में, कि किसी भी परमाणु का जो भार है उसे आप बोलोगे उसका क्या, एटॉमिक मास। उसे क्या बोलोगे, उसका एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास की जो यूनिट है, एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो या तो होती है AMU। इसका पूरा नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। देखो AMU, इसलिए इसे AMU बोलते हैं। या इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम, जानते हो ग्राम के बारे में तो आप। या इसकी जो यूनिट इस टाइम जो हम यूज ले रहे हैं वो अपने पास होती है U। U को बोलते हैं हम यूनिफाइड मास। मॉडर्न जो मास है उसे बोलते हैं हम यूनिफाइड मास। ये 3 यूनिट होती है किसकी, एटॉमिक मास की। यानी एटॉमिक मास को आप AMU से भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास को आप ग्राम से भी लिख सकते हो, और एटॉमिक मास को आप U मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। वर्तमान में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले हम किसको यूज करते थे भाई, AMU को। AMU बराबर क्या होता है बता दूंगा मैं आपको अभी, लेकिन आप तो अभी ये सीखो कि एटॉमिक मास है क्या। किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका मास क्या होता है, 1। तो 1 ही क्या है इसका मास कितना होता है, 1 ग्राम। भाई इकाई लगानी पड़ेगी ना आपको, और 1 ग्राम ही क्या कहलाएगा, इसका एटॉमिक मास क्या कहलाएगा। जैसे कार्बन की बात करूं, कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो ये जो 12 ग्राम है वही क्या कहलाएगा, इसका एटॉमिक मास। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं 16 ग्राम है, या 16U या 16 AMU कुछ भी बोल लो आप, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एटॉमिक मास। मतलब कहने का मतलब ये है किसी भी परमाणु का जो उसका भार होता है वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आई बात। ये क्या कहलाएगा, इसका एटॉमिक मास। अब सर एटॉमिक वेट क्या है, तो सुनो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए एटॉमिक मास क्या है। मैं कह रहा हूं मास ऑफ 1 एलिमेंट, यानी किसी भी परमाणु का जो भार होगा वो ही उसका एटॉमिक मास होगा। और इस यूनिट क्या होती है, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या ग्राम, या वर्तमान में हम जो यूज लेते हैं वो यूज लेंगे भाई U। यानी अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 1 ग्राम, अपन क्या लिखेंगे 1U। बाकी यूज तो हम ज्यादातर यही करते हैं, लेकिन आप इस चीज को समझो अब वर्तमान में किसका यूज किया जा रहा है भाई, U का। और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। बात एक ही है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम बता दूं, जैसे आपका घर में नाम कई बार किसका मोंटी रहता है, किसी बिट्टू रहता है, मतलब कैंडिडेट तो एक ही है ना, बस उसके नाम अलग अलग है। किसी को क्या कहता है, किसी को कोई क्या कहता है। इसलिए इस प्रकार यहाँ पर ये एटॉमिक मास यूनिट, ये ग्राम और ये U एक ही बात है। यूनिट आप ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं हम किसके बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में। तो आपको एटॉमिक मास की कहानी समझ में आ गई कि एटॉमिक मास है क्या। अब मैं समझा रहा हूं आपको एटॉमिक वेट, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। एटॉमिक वेट क्या, इसे बोलते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला देखो इसका, एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट इक्वल टू, देखो मास ऑफ, मास समझ गए ना, वजन जिसको बोलते हैं, मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी परमाणु का भार जिसका आप निकालना चाहते हो। अगर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का मास लिख दोगे आप विथ यूनिट,
क्योंकि मास की बात कर रहा हूं और मास कौन सा है मैं लिख ही देता हूं यहां पे, मैं लिख ही देता हूं ना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लिख देता हूं यहां एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी शायद आपको, इतनी सी इंग्लिश तो आपको आती है, और फॉर्मूले तो इंग्लिश में याद होने चाहिए हमको। एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, डिवाइड बाई 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 C12, सॉरी C12 ऊपर आएगा ना भाई, क्योंकि परमाणु बाहर, तो परमाणु वर्ग ऊपर लिखते हैं, परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी। ये होता है अपने पास फॉर्मूला एटॉमिक वेट का। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले से अभी आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि एटॉमिक जो वेट है वो यूनिट लेस क्यों होता है। इस फॉर्मूले से अभी आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि आपके पास जो एटॉमिक वेट है वो यूनिट लेस होता क्या है, होता क्यों हो जाता है भाई, इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसमें इकाई पाई ही नहीं गई, पता लग जाएगा अभी आपको। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको एटॉमिक वेट का, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी आप जिस परमाणु का एटॉमिक वेट निकालना चाहते हो उसका लिखोगे आप यहां पे एटॉमिक मास, डिवाइड बाई 1/12 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C12। कार्बन का जो मास है एटॉमिक मास 12 ही होता है, उसका लिखोगे आप एटॉमिक मास। क्लियर है। अब जैसे कैसे निकालोगे आप, जैसे मैं बात करूं अपना हाइड्रोजन की बात कर लें, अभी पता लग जाएगा आपको कि एटॉमिक वेट जो है वो यूनिटलेस किस प्रकार होता है। देखो अगर मैं हाइड्रोजन की निकालूं एटॉमिक वेट तो क्या लिखोगे आप 1/12, कार्बन का कितना होता है पता है आपको 12 कौन ग्राम ले लो, यू ले लो, एएमयू आप किससे कुछ भी लो सर एएमयू ले लेंगे हम तो, ये लो भाई एएमयू ले लो, लेकिन नीचे जो लोगे ऊपर भी आपको वही लेना पड़ेगा। हाँ भाई अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 सिंगल नहीं लिखोगे विथ यूनिट, क्योंकि मैंने कहा था एटॉमिक मास तो क्या होता है भाई यूनिट कंटेन, तो 1 क्या लिखोगे आप एएमयू। अब देखो 12 से 12 कैंसिल, एएमयू से एएमयू कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ एटॉमिक वेट कितना है इसका 1, बताओ कितना आया 1, देख लो ना आप भाई 12 से 12 कैंसिल हो गया, एएमयू से एएमयू कैंसिल हो गया, अब ओनली फॉर ओनली क्या बच गया 1। बताओ कोई इकाई दिख रही है क्या आपको यहाँ पे कोई आपको यूनिट दिख रही है क्या, बताओ एटॉमिक वेट की कोई यूनिट होगी क्या, मैं कहूंगा ये क्या हो जाएगा यूनिट लेस। पता लग गया आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगी बात कि एटॉमिक वेट यूनिट लेस किस प्रकार होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में से यूनिट किसकी होती है, तो आप कहोगे किसकी होती है एटॉमिक मास की, एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होती। आपसे पूछे कैसे समझाओगे, फॉर्मूले समझा दोगे कि फॉर्मूला ये कहता है, और फॉर्मूले से समझा दिया हमने कि देख लो एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होती। अब किसी विद्यार्थी दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहाँ 1/12 और कार्बन C12 भी क्यों लिया भाई, ये मैंने नहीं लिया है, ये जो मापन पद्धतियां हैं आप जानते हो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में काफी टाइम लगता है, तो उन्होंने सब चीज को अलग अपना अपना आधार बनाया होगा, किसी ने हाइड्रोजन लिया होगा, किसी ने ऑक्सीजन लिया होगा, किसी ने कार्बन लिया होगा। जब उन्होंने ओवरऑल देखा, अगर मैं बात करूं ना तो ऐसे पहले ऑक्सीजन लिया गया था, फिर हाइड्रोजन लिया गया, उसके बाद कार्बन का नंबर आया था। पहले ऑक्सीजन लिया गया था क्योंकि फिजिक्स वालों ने तो हाइड्रोजन को माना था आधार, फिजिक्स वालों ने तो हाइड्रोजन को आधार माना था, फिर ऑक्सीजन को देखा गया और लास्ट में जाकर किसको लिया गया भाई कार्बन को। इस प्रकार कार्बन की कहानी है, वो तो हिस्ट्री से हमको चर्चा नहीं करनी, इस प्रकार लिया गया था इनको, ठीक है। और आपको पता लग गया कि एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होगी। तो अगर मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको तो किस प्रकार समझा सकता हूं, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक वेट क्या है। क्लियर है। अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी एटम कार्बन के C12 वाले बाहर से कितना गुना भारी है वही कहलाएगा उसका एटॉमिक वेट। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप इसकी जगह क्या और लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो यहां पे क्या एटॉमिक मास, एम लिख दो शॉर्ट में, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हो बड़े आराम से। पूछो क्यों, क्योंकि हमेशा फॉर्मूले में ये लगेगा और ये लगेगा, तो मैं कहूंगा 1/12 लगाओगे, यहां पे भी हमेशा क्या लगाओगे आप 12, और बताओ 12 से 12 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और यहां पे कितना आएगा अपने पास एएमयू। अरे भाई इस बट्टे वाली जो टर्म है नीचे वाली, इसकी जगह मैं क्या ये नहीं लिख सकता क्या, देखो समझाऊंगा आपको तरीके से, क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे, पूरी बात आपको समझाई दी जाए, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट ना रहे। हमने एटॉमिक वेट शॉर्ट में लिख देता हूं AW, हमने एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या बनाया था, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जिसका आप निकाल रहे हो, ठीक है, डिवाइड बाई 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C12, ये निकाला था। आपको पता है ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, और वैल्यू कितनी रहेगी हमेशा ही, कितनी रहेगी 12 क्या एएमयू ग्राम यू आप जो लेना चाहो,
और हमेशा 12 से 12 कैंसिल होगा, और नीचे वाली वैल्यू, तो फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ऊपर वाला तो ऐसे कैसे रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा 1 AMU। और आप जानते हो 1 AMU किसका मास होता है, पता है ना आपको, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई 1 AMU। तो मैं कहूंगा हमेशा ही ये वैल्यू 1 AMU रहेगी, तो हमेशा के लिए यहां पे क्या लिख सकता हूं भाई, एटॉमिक मास ऑफ H एटम। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आएगा 1 AMU, और 1 AMU भी किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है। तो मैं कहूंगा कोई भी एटम अगर हाइड्रोजन से जितना गुना भारी होगा वही क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक वेट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा, कोई डाउट है, क्योंकि इसकी जगह हम इसको भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे हाइड्रोजन एटम को लिखो, अगर आप हाइड्रोजन एटम को लिख रहे हो तो किसको लिखोगे फिर आप, एटॉमिक मास को। बाकी फॉर्मूले में क्या लिखा गया है 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर है, ये बात थी एटॉमिक मास की और एटॉमिक वेट की। अब मैं आपको एक टेबल के द्वारा इन दोनों को डिफरेंशिएट करवाता हूं, देखो किस प्रकार से। शायद उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको बात और क्लियर समझ में आ जाए। एटॉमिक मास क्या होता है, जिसमें यूनिट पाई जाती है। एटॉमिक वेट क्या होता है, जिसमें यूनिट नहीं पाई जाती। अब एटॉमिक मास के बारे में क्या काम है ना आपसे, कि किसी भी परमाणु का जो उसका भार होता है उसे आप एटॉमिक मास कहते हो, और इसकी जो यूनिट होती है वो AMU हो सकती है, जिसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, वो ग्राम में हो सकती है, या वर्तमान में हम यूज लेते हैं भाई यू को बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, फिर हमने एटॉमिक वेट के बारे में बात की कि एटॉमिक वेट क्या होता है, कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C20। ठीक, वो कार्बन 12 मतलब सॉरी कार्बन 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा। बताओ एटॉमिक वेट यूनिट लेस आएगा नहीं आएगा, आएगा। और मैंने कहा था जब ये कैंसिल हो रहा है और वैल्यू अपने पास 1 AMU आ रही है, तो 1 AMU एटॉमिक मास किसका होता है भाई, हाइड्रोजन का, तो उसकी जगह हम इसको भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब मैं आपके सामने टेबल बनाने जा रहा हूं, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो यहां तो ले रहा हूं मैं एलिमेंट, वो एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां ले लिया मैंने उसका एटॉमिक मास, और यहां ले लिया मैंने उसका एटॉमिक वेट। यहां क्या ले लिया मैंने उसका एटॉमिक वेट। तो देखो अगर मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 1 AMU। यूनिट आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन एटॉमिक वेट कितना होगा ओनली फॉर ओनली 1। यानी एटॉमिक वेट में और एटॉमिक मास में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ओनली फॉर ओनली यूनिट का डिफरेंट। अभी फॉर्मूला बना के निकल के आएंगे एक, देखो ध्यान से, यहीं से फॉर्मूला निकलेगा। जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन का लिया, ऑक्सीजन कितना होता है भाई 16 AMU, तो यहाँ पे ओनली फॉर ओनली कितना आ जाएगा 16, क्योंकि इसकी यूनिट होती ही नहीं। सल्फर ले लिया 32 होता है AMU, तो यहाँ ओनली फॉर ओनली क्या है 32 आ जाएगा। कार्बन ले लिया, कार्बन कितना होता है 12 AMU, तो यहाँ ओनली फॉर ओनली क्या आ जाएगा 12। और कौन सा लोगे, कोई सा ले लो, आपकी इच्छा है। मैग्नीशियम ले लो 24 होता है इसका, तो 24 अपने पास ही आ गया। कुछ भी ले लो आपके पास जो एटॉमिक मास आपको पता है, पीरियोडिक टेबल आपने खूब पढ़ा है। तो मैं कहूंगा इसमें क्या अंतर है, ओनली फॉर यूनिट का। अगर मैं इसी यूनिट को अगर यहां भेज दूं तो ये वाला क्या बन जाएगा एटॉमिक मास, और ये वाला क्या बन जाएगा एटॉमिक वेट। क्लियर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली फॉर ओनली किसका डिफरेंस है, एटॉमिक वो किसका डिफरेंस है, ओनली फॉर ओनली यूनिट का। बात क्लियर है आपको कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट होते क्या है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि एक AMU है किसके बराबर, तो सुनो ध्यान से बात, उसकी भी चर्चा कर लेता हूं मैं आपसे कि 1 AMU किसके बराबर होता है। देखो जो 1 AMU है एटॉमिक मास यूनिट, वो इसके बराबर होता है भाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है एक AMU की वैल्यू। एक AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इन 10⁻⁻24, 29 नहीं है 24 है भाई, 24 ग्राम। आपका जो आवोगाद्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23, वो यहीं से निकल के आया भाई, अपने आप नहीं आया। मोल की अवधारणा यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये आपका जो आवोगाद्रो नंबर है, इसको आप आवोगाद्रो नंबर बोलते हो, आपने पढ़ा है 9th में, इसको बोलते हो आप आवोगाद्रो संख्या। ये आपकी जो आवोगाद्रो संख्या है वो आती कहां से है, वो यहां से आती है। किस प्रकार आएगी पता लग जाएगा अभी आपको। तो आपको पता है कि एक AMU किसके बराबर होता है 1.66 इन 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मान लो इसकी वैल्यू मैं 1 ग्राम लूं, भाई ये जो मान है वो इतने ग्राम का है, अगर मान लो मुझको 1 ग्राम का चाहिए तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1 AMU डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24, इतना आएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 1 ग्राम बराबर अपने पास आ जाएगा 6.022 10⁻23 AMU। और इसको ही आप क्या बोलते हो, इसे क्या बोलते हो आप NA, इसे बोलते हो आप आवोगाद्रो संख्या। बताओ बोलते हो नहीं बोलते हो,
इस प्रकार आई थी अवोगाद्रो संख्या। इस प्रकार मोल अवधारणा का क्या हुआ था भाई, शुभारंभ। मोल अवधारणा की जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से आया था, इसे बोलते थे आप अवोगाद्रो संख्या। क्लियर है? तो ये बात थी एटॉमिक मास की और बात थी एटॉमिक वेट की। पहले आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट जो है वो हमसे कहना क्या चाहते हैं भाई। ठीक है, अब एक टर्म वो छोटी सी और है, उसको भी डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके सामने, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट की कहानी समझ में आ गई होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और 1 AM किसके बराबर वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा था मैं यहाँ पर पूरी चीज डिस्कस करूंगा, आपको छोटे छोटे टॉपिक जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम रहती है वो अभी हम सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने एटॉमिक मास की बात कर ली, फिर हमने एटॉमिक वेट की बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं मोलिकुलर मास की। किसकी बात करें हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर मास की। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अणुभार। क्या बोलते हैं भाई, अणुभार। मोलिकुलर मास, इसको क्या बोलते हैं, अणुभार। अगर आपको एटॉमिक मास आता है तो मोलिकुलर मास आने पर प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं कहूंगा जो मोलिक्यूल का जो मास होगा उसे आप मोलिकुलर मास बोलोगे, उसे क्या बोलोगे आप, मोलिकुलर मास। इंग्लिश में बात करूं तो मैं कहूंगा किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं का भारी क्या कहलाता है, उसका अणुभार। किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु, मैं कहूंगा उसकी एटोमिसिटी का जितना भार है वही क्या कहलाएगा, उसका अणुभार। जैसे बात करूं मैं CO2 की बात कर लेता हूं। अब यहां पर कितने एटम, एक तो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का भार कितना होता है, 12 ग्राम। एटॉमिक मास लिखोगे तो आपको यूनिट लगानी पड़ेगी ना। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई थ्रू 2 से करोगे ना भाई, 1 का 16 है तो 2 का 32 होगा, तो 12 ग्राम प्लस 16 का 32 ग्राम, अपने पास जाएगा 44 ग्राम। तो ये 44 ग्राम क्या है, ये है अपने पास मोलिकुलर मास। क्या है भाई, मोलिकुलर मास। अणुभार है किसका, ये भाई CO2 का। यानी किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं का भार ही क्या कहलाता है, उसका अणुभार। यानी अगर इंग्लिश में बात करूं मैं तो मैं कहूंगा द सम ऑफ एटम इन मोलिक्यूल, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन मोलिक्यूल। कहने मतलब क्या हुआ, किसी भी परमाणु में उपस्थित, वो किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं का जो भार है वही क्या कहलाता है, उसका अणुभार। जैसे बात करूं मैं मीथेन की, इसे मीथेन बोलते हो। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है तो 4 का 4 हो जाएगा, 12 4 16 ग्राम आ जाएगा अपने पास। किसी का भी ले लो आप इच्छा, जैसे मान लो आप ले लिया CH3COOH, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको हर एटम का परमाणु भार आना चाहिए भाई। कम से कम 20 तक के जो परमाणु क्रमांक है उनका तो परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 3 हो गया, कार्बन का फिर 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 दूना 32 हो गया अपने पास, फिर हाइड्रोजन का बनाएगा। निकालने कितना हो गया, 12 3 15 तो 17 27 27 3 30 60 ग्राम। ये लो, इस प्रकार आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास। मतलब मोलिकुलर मास में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर परमाणु का अगर भार अगर आप ऐड कर देते हो तो जो भार बन के आएगा वो भारी क्या होगा, अपने पास अणुभार। परिभाषा क्या होगी, किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं का जो भार है वो उसका क्या कहलाता है भाई, अणुभार। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।